हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मज़े से पढ़ रहे होंगे। आज मैं फिर से आया हूं पढ़ाने आपको इथिक्स एंड कल्चर। इससे पहली क्लास में आपको इथिक्स एंड कल्चर का सिलेबस पूरा बता चुका था। पूरे सिलेबस में यह डिस्कशन कर चुके थे कि हम लोग पूरे इथिक्स एंड कल्चर में हम लोग सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ेंगे। ये इथिक्स एंड कल्चर के क्लास आप सभी, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, चाहे बीकॉम के हो, वे छात्र एवं छात्राएं इसे देख पढ़ेंगे जो सेमेस्टर 1 में हैं और बीए, बीएससी और बीकॉम के हैं। चाहे वो बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, दरभंगा यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी के बच्चा, सभी यूनिवर्सिटी के, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के बच्चा इसे देख सकता है। ठीक है, आज हम लोग इसके पहले क्लास करेंगे। इससे पहले सिलेबस हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए, यह है पहला यूनिट। पहला यूनिट में हम आपको बताए हुए थे कि पहला यूनिट में हमें 5 पॉइंट पढ़ना है और 5 पॉइंट के सबसे पहले आज पहला यूनिट जिसका नाम है नैतिकता और नैतिकता और साहित्य, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे नैतिकता पर। सारी डिटेल्स, नैतिकता क्या होता है, नैतिकता का क्या आधार है, मानव जीवन में नैतिकता का क्या प्रयोग होता है और भारतीय नैतिकता का क्या आधार होना चाहिए, ये सारी बातों पर हम डिस्कशन आज करेंगे आपके साथ। ठीक है, इसमें जो सिलेबस का है इंट्रोडक्शन क्लास, इस इंट्रोडक्शन क्लास में 2 चीज़ हमें सबसे पढ़ना है। पहले एक चीज़ पढ़ना है नैतिकता के बारे में और एक चीज़ पढ़ना है साहित्य के बारे में। तो आज हम लोग पहला क्लास में नैतिकता के बारे में पढ़ लेते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या साहित्य के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। यह है नैतिकता। नैतिकता को इथिक्स कहते हैं। इस इथिक्स को हम लोग को पढ़ना है, जानना है कि नैतिकता होता क्या है। देखिए, नैतिकता का अगर समान अर्थ हम बताएं, नैतिकता का समान अर्थ हमें जानने का प्रयास किया जाए तो नैतिकता का समान अर्थ होता है रीति रिवाज या हमारे सामाजिक जीवन में जो भी काम होता है वो सारे काम नैतिकता पर ही आधारित होता है। समझ गए ना। वैसे देखिए, नैतिकता एथिक्स शब्द से बना हुआ है जो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द इथोस से बना हुआ है। इथोस से, जिसका प्रयोग रीति रिवाज, प्रचलन तथा आदत के अर्थ में किया जाता है। यानी कि हम सामान्य रूप से देखेंगे कि भाई जो ये इथिक्स है यानी कि नीति शास्त्र है या आचार शास्त्र है, ये किससे बना हुआ है तो लैटिन भाषा के शब्द से, एक के नाम है इथोस, इससे बना हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है रीति रिवाज या आचरण या जो भी कल्चर होता है हमारे समाज में या प्रचलन होता है या आदत हमारी, ये सारी इसमें निहित होता है। किसमें? नैतिकता में। ठीक है, चलिए। कहता है आचार शास्त्र। आचार शास्त्र किसे कहते हैं? आचार शास्त्र कहते हैं नैतिकता को ही। नैतिकता को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? आचार शास्त्र या इथिक्स, इसी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, आचार शास्त्र को कुछ आचार शास्त्रियों ने मानव व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि मानव जो व्यवहार करता है अपने सामाजिक जीवन में, जितने भी व्यवहार, सभी व्यवहार का संबंध कहीं ना कहीं नैतिकता से होता है, कहीं ना कहीं इथिक्स से होता है। ऐसा कई आचार शास्त्रियों के द्वारा माना जाता है। ठीक है, जैसे हम कुछ आचार शास्त्रियों की बात करें जो इथिक्स के बारे में क्या क्या परिभाषा देते हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, पहला बात, हम लोग महान दर्शन शास्त्री अरस्तु की बात करें जो यूनान के रहने वाले थे। ये कहते हैं नीति शास्त्र के बारे में कि नीति शास्त्र मनुष्य के जीवन में निहित अंतिम प्रयोजन की गवेषणा है। यानी कि मनुष्य से संबंधित जीवन के हर एक काम किस पर आधारित होता है? नैतिकता पर आधारित होता है। कहीं ना कहीं हम लोग हर एक काम में किसका यूज करते हैं? नैतिकता का यूज करते हैं। ऐसा बताते हैं कौन? अरस्तु बताते हैं। और उसके बाद आता है मैकेंजी का नाम। मैकेंजी कहते हैं कि आचार शास्त्र आचरण के संबंध में उचित अथवा शुभ का अध्ययन होता है। शुभ मतलब हुआ कि हम लोग हम जो लाभ काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, इस कार्य में जो सकारात्मक कार्य होता है, सकारात्मक कार्य या शुभ कहलाता है। ठीक है ना। जो हम भी उचित काम करते हैं, उचित काम मतलब भी क्या होता है? सकारात्मक कार्य। जो हमारे समाज में पॉजिटिव काम होगा, सकारात्मक होगा, सकारात्मक मतलब जो सही काम होगा, वो सारा काम किस में आ जाता है? आचार शास्त्र में आ जाता है, यानी कि नैतिकता में आ जाता है, यानी कि एथिक्स में आ जाता है। ऐसा कौन बताता है? मैकेंजी बताते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र का हम लोग परिभाषा भी देख लिए। अर्थशास्त्र का दो अलग अलग अर्थशास्त्री भी अलग अलग आचार शास्त्री भी बता दिए कि अरस्तु के बारे में भी पढ़ लिया। अरस्तु कहता है कि मनुष्य के जीवन में निहित सभी प्रयोजन क्या कराता है? नैतिकता कराता है। और मैकेंजी कहते हैं कि आचार शास्त्र आचरण के संबंध में उचित और शुभ काम को करना है। ये क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है या आचार शास्त्र या क्या? एथिक्स कहलाता है।
ठीक है, अब हम लोग दो आचार शास्त्रियों को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या होता है यह नैतिकता। ठीक है, तो देखिए कहता है नीति शास्त्र वह शास्त्र है जो हमें यह सिखाता है कि किसी कार्य को किस विधि से किस व्यवहार से किया जाए ताकि वह अपने परंपरागत मूल्यों लोकोपकार के अभिकरणों को साथ लेता चले। यानी कि कह रहा है कि हम समाज में कोई भी काम किस प्रकार से करे, किस प्रक्रिया से करे कि समाज का हर एक व्यक्ति का है कि नहीं ये काम अच्छा है, ये काम नैतिकता पर आधारित है, नैतिक को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहा है ये। ठीक है ना, मतलब अच्छा काम, शुभ काम, उचित काम, सकारात्मक काम, ये सभी किस पर आधारित होता है? नैतिकता पर। नैतिकता हमें समाज में यह भी बताता है कि समाज में हमें कैसे जीना है। समाज में ये भी बताता है कि आप अपने मतलब प्रजाति के जो भी लोग हैं वहाँ के, उसके साथ कैसे रहना है, जानवरों के साथ कैसे रहना है, ये सारी बात कौन बताता है? हमें नैतिकता बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जीवन में, अब हम देखेंगे कि जीवन में नैतिकता का क्या प्रभाव है या जीवन में नैतिकता का क्या प्रयोग होता है। देखिए, हम अगर पहले बात करें जीवन में नैतिकता का, तो हर एक आदमी को नैतिकता पर चलना चाहिए। अगर आप एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी के मतलब होने पर, आप एक सामाजिक प्राणी होने पर क्या होना चाहिए? आप में नैतिकता होना चाहिए। चाहे वो नैतिकता अपने परिवार वालों के साथ हो या समाज वालों के साथ हो या जिसके भी साथ हो, नैतिकता तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो जीवन में नैतिकता का बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए कहता सामाजिक जीवन में नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग जान गए हैं कि हाँ, हम लोग सामाजिक जब प्राणी हैं तो हम लोग में नैतिकता होनी चाहिए, कम से कम समाज के लोगों के साथ, क्योंकि यह समाज में सद्भाव, सहयोग और शांति को बनाए रखने में सहायक होती है। सही बात है, हम लोग जब नैतिकता पर मतलब चलेंगे तो समाज के किसी भी लोग के साथ हम लोग दुष्व्यवहार नहीं कर पाएंगे, और दुष्व्यवहार नहीं करेंगे तो समाज का लोग हमें अच्छा मानेगा, समाज के लोग के साथ हमारा आचरण सही रहेगा, समाज के लोग हम पे मतलब क्या सदुपयोग करेंगे, समझ गए ना। और क्या हमारे साथ क्या बनाएंगे? शांति बना के रखेंगे, समाज हमारा क्या करेगा? विकास करेगा। चलिए कहता है नैतिकता व्यक्ति के आचरण और निर्णयों को सही दिशा में देने वाली आंतरिक शक्ति है। यानी कि आप जब नैतिकता पर आधारित रहिएगा तो आप कोई भी काम कीजिएगा तो आपको मतलब सही ही लगेगा, और वो सही ही होता है। नैतिकता पर किया गया काम क्या होता है? सही ही होता है। और ये व्यक्ति में उसका आचरण सही करना, उसके सही निर्णय को लेना, पॉजिटिव माइंडेड होना, ये सारे बात कौन बैठाता है? उसमें नैतिकता का ही काम है। ठीक है ना, इसलिए कहता है नैतिकता व्यक्ति के आचरण और निर्णयों को सही दिशा में ले जाता है। आप अगर निगेटिव दिशा में भी हैं और नैतिकता पर चल रहे हैं, नैतिकता की हर एक नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप नैतिकता में मतलब अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ठीक है ना, कहता जो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। नैतिकता व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है, हम लोग समाज में रहते हैं, यह भी बात है कि समाज में सभी लोग अलग अलग होते हैं, किनके साथ कैसे संबंध हमें रखना चाहिए, किनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारा बात हमें कौन सिखाता है? नैतिकता सिखाता है, यानी कि आचार शास्त्र सिखाता है। कहता है यह व्यक्ति को समाज के कल्याण और विकास में योगदान देने की भावना विकसित करता है। सही बात है, समाज में जो भी काम होगा कल्याण का काम, चाहे वो मंदिर बनता हो, सड़क बनता हो, किसी गरीब के घर पे शादी है उसे मदद करना हो, ये सारा काम कौन सिखाता है? हमें नैतिकता सिखाता है, जिससे समाज का कल्याण हो सके। इससे आगे देखिए इससे आगे है, यह समाज में शांति, सद्भाव और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है, और समाज को एक स्वस्थ और समृद्ध दिशा में ले जाता है। आपका समाज भी सही रहेगा, आपके समाज के लोग भी सही रहेंगे जब आपका समाज किस पर चलेगा? नैतिकता पर चलेगा, और नैतिकता पर ही आधारित होगा। ठीक है ना, कहता है आचार शास्त्र पुण्य और पाप की जानकारी भी देता है। सही बात है, आपको जब इथिक्स बताएगा कि नहीं ये क्या है? पाप है, इस काम को हमें नहीं करना चाहिए, और ये जो काम है ये क्या है? पुण्य है, अर्थात ये काम को हमें करना चाहिए। ऐसा बात कौन बताता है हमें? एथिक्स बताता है, यानी कि नीति शास्त्र बताता है। और नीति शास्त्र का ही प्रयोग करके लोग ये भी समझ पाता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं ये काम गलत है, या जो हम काम करने जा रहे हैं ये काम सही है। उसे इसी के आधार पर पता चलता है। किसके आधार पर? नैतिकता के आधार पर। कई ऐसे लोग
का नाम मतलब अभी भी भारत में चल रहा है या पूरे विश्व में चल रहा है, जो नैतिकता पर बहुत सारे काम कर चुके हैं और नैतिकता के ही रूप में उन्हें पूरे विश्व में जाना जाता है। बहुत सारे आदमी, जैसे भारत में आप जानते हैं अशोक का नाम किस पे चलता है? नैतिकता पर ही चलता है। उन्होंने एक धम्म नामक नैतिक विचार भी दिया था, समझ गए ना। कहता इससे हमें सत्कर्म और असत्कर्म की जानकारी प्राप्त होता है। सत्कर्म मतलब होता है अच्छा कर्म, हमें क्या क्या करना चाहिए एक मनुष्य होने के नाते। और सत्कर्म मतलब होता है वैसा काम वैसा बुरा काम जो हमें नहीं करना चाहिए जीवन में, इसका भी परिचय, इसका भी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? एथिक्स से मिलता है, यानी कि आचरण शास्त्र से मिलता है, आचार शास्त्र से मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे चले हम लोग, चलते हैं। देखिए भारतीय नीति शास्त्र के लक्षण। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग नीति शास्त्र के जितने भी नियम कानून थे, नीति शास्त्र जान गए। नीति शास्त्र कैसे जीवन में प्रयोग होना चाहिए ये भी जान गए। हमें नीति शास्त्र के आधार पर ही चलना चाहिए, हम अगर मतलब सामाजिक प्राणी हैं तब। और इसका क्या क्या प्रभाव है भारत में, या भारत में ये पहले से ही चल रहा है या अभी चल रहा है, या भारत के लोग ऐसा नीति शास्त्र पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये देखना है हमें। और ये भारतीय नीति शास्त्र के लक्षण देखना है। लक्षण क्या है भारतीय नीति शास्त्र के लक्षण? ठीक है ना। चलिए देखिए, कहता भारतीय नीति शास्त्र संपूर्ण मानव जीवन का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब होता है दर्पण। प्रतिबिंब मतलब दर्पण, यानी कि हम इसमें जैसा दिखेंगे वैसा ही हमें दिखाएगा। यानी कि भारतीय नीति शास्त्र जो है पूरे विश्व को अपना नीति बताता है, नीति शास्त्र के आधार पर कंट्रोल करता है। भारत से ही कई देश ऐसे हैं जो यहाँ के सिद्धांतों को, यहाँ के नियमों को, यहाँ के नैतिकता को अपनाया हुआ है और उसे अपने देश में चलाता भी है। वहाँ के कई लोग इसे मानते भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय नीति शास्त्र संपूर्ण मानव का, यानी कि पूरे विश्व के मानव का क्या है? एक प्रतिबिंब है। समझ गए ना। चलिए, कहता है इसका दृष्टिकोण व्यवहारिक है। सही बात है, व्यवहार में ही इसका प्रयोग किया जाता है नैतिकता में। और यूरोपीय नीति शास्त्र और भारतीय नीति शास्त्र में अंतर यह है कि यूरोपीय विचारों को केवल सैद्धांतिक रूप से मानव आदर्शों की विवेचना करता है, परंतु भारतीय नीति शास्त्र का लक्षण होता है कि आदर्श मानव बनाना। सही बात है। अब बताइए, यूरोपीय और भारतीय मतलब ये जो नैतिकता है उसमें एक ही अंतर है और वो बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि नैतिकता यूरोप वाला भी मानता है, नैतिकता हम लोग भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ नैतिकता के नियम पढ़ाया जाता है। कहाँ पर? यूरोप में। वहाँ के लोग नैतिकता पर बहुत ही कम चलते हैं और वही व्यक्ति चलते हैं वहाँ के नैतिकता पर जो भारत से कहीं ना कहीं मतलब भारत से सीखे हैं, भारत आए होंगे, भारत के लोगों से मेल मिलाव है, तभी वो वहाँ पर क्या मानते हैं? नैतिकता मानते हैं। लेकिन मतलब परंतु यूरोप में नैतिकता वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन दोनों में अंतर है कि वहाँ पर सिद्धांत चलता है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है सिर्फ। लेकिन भारत में क्या होता है? नैतिकता हर एक आदमी के पास होता है, नैतिकता के आधार पर ही हर एक आदमी चलता है। यानी कि एक मानव बनने का तरीका वो सब क्या किसको बना लेता है? नैतिकता को बना लेता है। ऐसा भारत में होता है, ऐसा यूरोपवासी में या पश्चिमी देशों में नहीं हो पाता है। समझ गए ना। तो दोनों में भारतीय मतलब यूरोप विचारधारा में, यानी कि यूरोपीय नैतिकता में और भारतीय नैतिकता में सबसे बड़ा अंतर यही है कि यूरोपीय जो नैतिकता है वो सिर्फ सिद्धांत को बताता है, वो अपनाता नहीं है ये सब। लेकिन भारतीय जो नैतिकता है वो अपनाता भी है, सिद्धांत को भी बताता है और एक सभ्य मानव को बनाने में भी उसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। ठीक है। चलिए, कहता जिस प्रकार भौतिक जगत नियमों से समृद्ध है उसी प्रकार नैतिक जगत भी अपने नियमों से बंधा हुआ है। इसके कुछ विशेषता इस प्रकार है। सही बात है। जैसे हम लोग भौतिक वस्तु, जितने भी वस्तु देखते हैं अपने जीवन में, वो सारा वस्तु किसी न किसी नियम के द्वारा बनाया गया है और उसका प्रयोग हम किसी न किसी नियम के आधार पर ही कर पाते हैं। उसी प्रकार से जीवन भी, व्यवहार भी, नैतिकता भी किसी न किसी नियम के आधार पर चलता है और नहीं वही नियम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। चलिए बढ़े आगे। भारत की नैतिकता पूरे विश्व में देखी जाती है। पूरे विश्व में कहीं की नैतिकता सबसे अच्छी है तो हम एक ही नाम लेंगे, वो किसका? भारत का होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर अब विश्व में नैतिकता पर बात करें, नैतिकता की कुछ विशेषता की बात करें भारतीय नैतिकता की, तो सबसे प्राचीनता सबसे पहले आएगा। यानी कि पूरे विश्व में जब नैतिकता की बात किसी के पास पता भी नहीं था, नैतिकता क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये किसी को नहीं पता था, उस समय भारत के हर एक ऋषि मुनि के पास नैतिकता की भाव थी और हर एक आदमी के पास नैतिकता की भाव थी। यानी कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे पुरानी कंसेप्ट देखा जाए नैतिकता का, तो वो कंसेप्ट आपको कहाँ मिलेगा? भारत में ही मिलेगा। यानी कि पहला क्या हो जाएगा? प्राचीनता, सबसे प्राचीनता।
ठीक है ना। सबसे प्राचीनता जो नैतिकता का कंसेप्ट है वो कहाँ आया था, भारत में आया था। देखिए कहता भारतीय नैतिकता प्राचीनतम है, सही बात है। प्रश्न भी यहाँ से बनता है कि भाई दुनिया में विश्व के सबसे प्राचीनतम नैतिकता किस देश का है, तो आप बताइएगा क्या, भारत। ठीक है, चलिए कहता हिंदू धर्मशास्त्र की मीमांसा दर्शन के नैतिक विचार नैतिक दर्शन के व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करते हैं। वेद वेदांग उपनिषद धर्म इत्यादि इसकी विवरण देता है। यानी कि भारत के जितने भी प्राचीन वस्तु को देखिए, वो वस्तु में सबसे अधिक किसी चीज़ का चर्चा किया गया है तो वो नैतिकता की ही की चर्चा की गई है। और जहाँ तहाँ आपको नैतिकता ही मिलेगा। वेद उठाइए, वेद में नैतिकता की चर्चा, वेदांग उठाइए, वेदांग में नैतिकता की चर्चा, उपनिषद में भी, धम्म में भी, ये धम्म यही धम्म किसका है, अशोक का है, इसमें भी क्या है, नैतिकता की चर्चा। और नैतिकता में सबसे किसी व्यक्तित्व को पूरे भारत में जाना जाता है नैतिकता में, तो इसी आदमी को जाना जाता है, इसे क्या नाम था, अशोक। इन्होंने पूरे एक धम्म नीति ही चला दिए थे पूरे अपने साम्राज्य में, और नहीं मानने वालों को कड़ी दंड दिया जाता था, जिससे आदमी क्या हुआ था, यहाँ के लोग मान रहे थे इस नैतिकता को, और इस नैतिकता का पालन स्वयं अशोक भी कर रहे थे। इसीलिए इनका नैतिकता जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैल गया। भारत में ही फैला तो फैला, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अशोक के नैतिकता को अभी भी चला रहे हैं, अपने संविधान में, अपने नियम में, अपने राज्य के नियम में, सारे नियम में अशोक के नैतिकता को अपनाए हुए हैं। और वेद तो पूरे दुनिया में प्रचलित है, वेद वेदांग उपनिषद, ये सारा चीज़, ठीक है, ये सारा चीज़ कहाँ पर है, भारत में। और ये किसका सोर्स है, नैतिकता का सोर्स है। कहीं ना कहीं इसमें विवरण किसका दिया हुआ है, नैतिकता का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहला नैतिकता, भारतीय नैतिकता की पहली विशेषता क्या होगी, ये भाई प्राचीनतम है, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे प्राचीनतम नैतिकता किसका है, भारत का है। दूसरा है व्यवहारिकता। एक बात यहाँ से समझ जाइए कि नैतिकता का कभी भी प्रयोग हुआ ना, तब व्यवहार में ही होगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैतिकता का प्रयोग किस में किया जाता है, आप कहिएगा व्यवहार में किया जाता है। किसमें, व्यवहार में। ठीक है, तो यही दूसरा टॉपिक हो गया, व्यवहारिकता। देखिए भारतीय नैतिकता को जीवन में उतारने का प्रयास भी बताता है। यह उन मार्गों का निर्देश करता है जिनसे इसी जीवन में शुभ को प्राप्त किया जा सकता है। सही बात है, शुभ मतलब अभी बताया है, सकारात्मक काम, पॉजिटिव वर्क। यानी कि व्यवहारिकता, नैतिकता जो है हर एक आदमी के व्यवहार को सिखाता है। वह सिखाता है ऐसे ऐसे कामों को, जिस काम को करके आप अपने ही जीवन में, वर्तमान जीवन में आप सकारात्मक काम या शुभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस आदमी ने पूरे भारत में शुभ को प्राप्त किया है, वही आदमी महान कहलाता है। और महान कहलाने में इनकी बहुत बड़ी योगदान है, किसका, नैतिकता का। ठीक है ना, चलिए ये निर्देश भी करता है उस समाज को जो क्या करता है, किसी भी जीवन को शुभ का प्राप्त करवाता है। कौन, नैतिकता। ठीक है, आगे ये तीसरा है तत्वशास्त्रीय आधार। देखिए तत्वशास्त्रीय आधार, ये भारतीय नैतिकता का तीसरा सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, देखिए भारतीय नीति शास्त्र के प्रत्येक संप्रदाय के विचार उसके तत्वशास्त्रीय दृष्टिकोण से, मतलब दृष्टिकोण के परिणाम हैं। वेद हो या उपनिषद, गीता हो या चावाक या कोई अन्य संप्रदाय, उसकी आचार संहिता उनके तत्वशास्त्र पर ही आधारित रहता है। सही बात है, हर एक बुक, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, चाहे चावाक दर्शन हो, चावाक, ये सारे में उसके क्या निहित होते हैं, तत्व शास्त्र। यानी तत्वशास्त्र मतलब क्या होता है, नैतिकता के नियम। क्या होते हैं, नैतिकता के नियम। पहले गुरुकुल में जाने के बाद आप जब पहले शिक्षा प्राप्त करने जाते, तो शिक्षा प्राप्त करने में आपको क्या सिखाया जाता था, यही सिखाया जाता था, क्या, नैतिकता के नियम, और कुछ भी नहीं। हम लोग जितने भी अभी पढ़ रहे हैं, जितना भी चीज़, ये सब पहले नहीं होता था। पहले नैतिकता सिखाया जाता था, पहले व्यवहार आपको कैसे बनाना है अपने समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने लोगों के साथ, ये बताया जाता था। और यही बता के, यही सीख के आदमी क्या होता था, महान बनता था। समझ गए ना, इसलिए हर एक बुक में यही सब बताया गया है कि हमें कैसे रहना चाहिए आदमियों के साथ, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। समझ गया ना। आगे चौथा है निरपेक्षता। ये तो सबसे बड़ी बात है, अभी भी भारत के संविधान में भारत इस पर चल रहा है, निरपेक्षता पर। निरपेक्षता मतलब होता है किसी विशेष संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देना। किसी विशेष संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देना मतलब होता है निरपेक्ष। को बढ़ावा नहीं देना मतलब होता है, बढ़ावा नहीं देना का मतलब होता है क्या, निरपेक्ष। यानी कि जैसे हमारा देश, आप लोग सुने हुए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है।
धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या हुआ, धर्म, हम किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं पूरे भारत में, मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, सभी धर्म के लोग अपने अपना प्रचार कर सकते हैं, सिर्फ प्रचार से दूसरे धर्मों के लोगों को कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसा बात बताता है। और ये जो निरपेक्षता है ये नैतिकता का शब्द है और यही सीधे उठा लिया गया है कहाँ पर, हमारे भारतीय संविधान में। हमारे भारत के लोग इसे मानते भी हैं। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कई पर्व मनाते हैं, समझ गए ना, ऐसा होता है। देखिए कहता है आध्यात्मिक होने के नाते भारतीय आचार संहिता निरपेक्ष है, सही बात है, निरपेक्ष है, किसी भी एक संप्रदाय को आगे नहीं बढ़ाता है। आचरण के नियम किसी व्यक्ति की बुद्धि या संवेगों पर निर्भर नहीं है, इसका लक्ष्य यह है उस निरपेक्षता को प्राप्त करना जो सिद्ध, मतलब जो सिद्ध होता है हमारे देश में, यानी कि निरपेक्षता को प्राप्त करना किसी भी चीज़ में, धर्म में, चाहे जाति में, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें क्या प्राप्त करना, निरपेक्षता। निरपेक्षता मतलब किसी एक को बढ़ावा नहीं देना। आप जब बड़े बड़े कॉलेज, अभी बीए में आप होंगे, और बीए में आप जब आंसर राइटिंग लिखिएगा, आप जब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो आप अगर किसी एक विचारधारा पर चल रहे हैं, आप किसी अगर एक विद्वान के विचारधारा पर चल रहे हैं, तो वो आपका प्रश्न कभी कभी गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आप समझिए आप अरस्तु को मान रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे आदमी को मानता है, कोई कौटिल्य को मान रहा है, तो आप अरस्तु के बारे में सारा चीज़ जान रहे हैं, अरस्तु की विचारधारा को अपने प्रश्न के उत्तर में भर रहे हैं, लेकिन जो चेक करने वाला है, जो चेक करने वाला था, वो अगर कौटिल्य के विचारधारा का हो गया तब तो गलत हो जाएगा। यानी कि हमें हर आदमी के विचारधारा को जानना चाहिए और अपना कंक्लूजन लेना चाहिए हर एक विचारधारा को जानने के बाद, समझ गए ना। चलिए, और इसके बाद है इसके बाद है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई नैतिकता हमें सिखाता है कि सभी प्राणियों के साथ कैसा रखना है, प्रेम भाव रखना है और करुणा वाला भाव रखना है। आप जानते हैं कई शब्द इसमें प्रचलित है। प्रचलित शब्द यह है कि अपने माता पिताओं का क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, अपने से बड़े आदमियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, समझ गए ना, आदर करना चाहिए, अपने से छोटे बच्चों जो भी है उसे प्यार करना चाहिए, गरीबों का मदद करना चाहिए, धन अत्यधिक जमा नहीं करना चाहिए, धन अधिक जमा नहीं करना चाहिए, धन अधिक है तो किसी में बांट देना चाहिए, इतना ही धन रखना चाहिए जो अपने जीवन में खुद भी खुश रहे और अपने परिवार वालों को भी खुश रखे। यही है सभी प्राणियों के प्रति क्या रखना, प्रेम और करुणा रखना। किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। ये सारा बात किससे हमें प्राप्त होता है, नैतिकता से ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। एक मानव, सही मानव, सकारात्मक मानव पूरे दुनिया में तभी मतलब प्रचलित हो सकता है, तभी वो सकारात्मक हो सकता है, तभी वो मानव कहलाएगा जब वो क्या करेगा भाई, सभी के साथ नैतिकता वाला भाव रखेगा, ठीक है। और सबसे अंतिम है मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण यही सब हो गया, ठीक है। मानव क्या दृष्टिकोण रखता है अदर आदमी से, समझ गए ना, ये नैतिकता बता रहा है। यानी कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ दिए, नैतिकता की पूरी बातें आप समझ गए, आप भी समझ गए होंगे बिल्कुल सही रूप से। नैतिकता क्या होता है, हमारे जीवन में नैतिकता का क्या रोल है, भारतीय नैतिकता में, भारत की नैतिकता में क्या क्या विशेषता है, ये सारी बात हम पढ़ लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये एथिक्स एंड कल्चर का पहला क्लास था, यूनिट फर्स्ट का पहला पॉइंट, ठीक है ना। अगर आप मतलब पहला यूनिट पूरा यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, आप जान लीजिए कि पहले यूनिट के ही सभी टॉपिक यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं एथिक्स एंड कल्चर में, ठीक है ना। देखिए अगर आप चाहते हैं कि सारा सीक्वेंस में हम पढ़े, आपको लाइव क्लास मिले, आप क्लास करने के बाद अगर कहीं चल गए हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव का, पूरा सिलेबस नवंबर के अंत तक खत्म कर दिया जाएगा, ये सारा चीज़ आपको चाहिए तो आप हमारा पैड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है बीए ऑनलाइन क्लास, यानी कि बीए सेमेस्टर 1 सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी सब्जेक्ट, बस किसको छोड़कर, इंग्लिश को छोड़कर आपके सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ाई होता है, ठीक है। और देखिए सबसे आप देखे होइएगा कि अभी ऑफर भी चल रहा है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे के शुभ अवसर पर ऑफर, यानी कि यहाँ तक डेट रहेगा, मतलब यहाँ तक हमारा जो फ़ी है वो 2000 ही रहेंगे, बस 5 सितंबर के 12 बजे रात तक यह फ़ी रहेगा, और इस फ़ी के बाद यह फ़ी कितना हो जाएगा, 3500 रुपया हो जाएगा। यानी कि आप अगर चाहते हैं हमें परचेज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 70 61 50 45 52, ठीक है।
चलिए, ये हमारा क्या है, ये ऐप का लोगो है, ये चैनल का नाम है BA ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हमारी विशेषता है कि भाई हम यूनिट वाइज भी एक यूनिट में अगर 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, सारे पॉइंट को अलग अलग क्लास में डिफाइन करेंगे। पूरा मतलब क्लास अलग अलग होगा। ठीक है, देखिए लाइव क्लास भी होगी, साथ साथ आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर साथ साथ ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और सिलेबस भी आपका नवंबर तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसे ही पढ़िए। ठीक।